नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में अफ्रीका महाद्वीप के दो देश रवांडा और युगांडा के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जहां से आपके यूपीएससी में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम बेहतर तरीके से इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों चर्चा में क्यों आए, क्योंकि वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की 10वीं बैठक में भाग लेने के लिए जब वो दक्षिण अफ्रीका में गए तो दक्षिण अफ्रीका से पहले उन्होंने दो और अफ्रीकी देशों की यात्रा की और वो दो अफ्रीकी देश हैं रवांडा और युगांडा। कुल मिलाकर उनकी 5 दिवसीय इस यात्रा में टोटल 3 देश शामिल थे, जिसमें रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका। आज हम इनमें से दो देशों के बारे में रवांडा और युगांडा के बारे में पढ़ेंगे कि वहां से आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखें, अगर नंबर 1 पे हम लें रवांडा को, तो रवांडा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप जो है, इस अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जिसे हम रवांडा कहते हैं और रवांडा के पास में ही युगांडा है। तो ध्यान रखना, रवांडा की जो पोजीशन है वो रवांडा यहां पर है। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, लेकिन ये देश जो है गुड गवर्नेंस के लिए फेमस माना जाता है। इसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन वर्तमान में किस कारण से भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी यात्रा की और किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, उसके बारे में हम यहां पर बहुत बेहतर तरीके से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रवांडा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र से थोड़ा सा साइड में रवांडा एक छोटा सा देश है। और रवांडा जो है, चूंकि इसकी सीमाएं समुद्र के साथ नहीं लगती है, इसलिए रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है। रवांडा जो है वो बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है। अब दूसरा पॉइंट होगा कि रवांडा के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की यात्रा की। इस कारण से ये देश चर्चा में आया। तो सबसे पहले ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने रवांडा की यात्रा की। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये रवांडा की पहली यात्रा थी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, ये बिंदु यहां पर गौर करने वाला है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये रवांडा की पहली यात्रा थी। रवांडा की पहली यात्रा थी। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक किसी भी भारतीय पीएम ने रवांडा की यात्रा नहीं की थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रवांडा की यात्रा से कुछ समय पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रवांडा की यात्रा की थी। यहां पर एक गौरतलब बिंदु है कि चीन का ध्यान लगातार अफ्रीका महाद्वीप पर है और चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई देशों की यात्रा, जिसमें अफ्रीका देश विशेष रूप शामिल है, वहां की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि चीन को इस बात का पता है कि आने वाले वक्त के अंदर अफ्रीका महाद्वीप के विपुल भंडारों का प्रयोग वह चीन के लिए कर सकता है। साथ ही साथ वह अपने कई सामरिक केंद्रों की स्थापना भी अफ्रीका महाद्वीप में, जैसे जिबूती में उसने की है, इस प्रकार से वो अपने सामरिक केंद्रों की स्थापना भी अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में कर रहा है। तो इसी क्रम में मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री से जस्ट पहले चीन के राष्ट्रपति ने भी रवांडा की यात्रा की। और चूंकि हमारे पीएम की जिम्मेदारी है और हमारी भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारी विदेश नीति इस प्रकार से हो कि आने वाले वक्त के अंदर 21वीं शताब्दी में जब भारत एक एमर्जिंग इकोनॉमी का पूरा रूप ले, तो उस समय हम अफ्रीकी संसाधनों का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें। तो यहां पर एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये अफ्रीका की
अफ्रीका के देश रवांडा की पहली यात्रा थी। रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है और ये किस रीजन में है तो ध्यान रखना, यहीं पर बहुत सारी झीलें हैं जैसे विक्टोरिया झील, अल्बर्ट झील, टांगानिका झील, इसलिए ये लैक कंट्रीज के पास का देश भी माना जाता है। लैक कंट्रीज के पास का देश भी, लैक कंट्रीज के पास का देश भी माना जाता है। तो ये बिंदु भी यहां पर गुरुत्व है। यहां पर आपसे ये पूछे कि जिस समय भारतीय पीएम ने यहां की यात्रा की उस समय रवांडा के राष्ट्रपति कौन है, तो रवांडा के राष्ट्रपति है पॉल कगामे। यहां पर राष्ट्रपति नाम है पॉल कगामे जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और वो पिछले 18 से 19 वर्षों से लगातार इस देश के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें अधिकांश देशों में हालात ये है कि जो भी एक बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस देश का बना वहां पर लंबे समय तक उसकी सत्ता रही। तो ऐसे ही पॉल कगामे यहाँ के लंबे समय से इस देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने रवांडा में गुड गवर्नेंस, सुशासन को स्थापित करने और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा की है। तो ये बिंदु आपको पॉल कगामे किस देश के राष्ट्रपति हैं, उत्तर होगा रवांडा के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से ध्यान रखना कि भारत सरकार ने रवांडा के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वहां पर कई कदम उठाए हैं। जैसे एक कदम यहां पर है कि भारत ने रवांडा को $400 मिलियन का, भारत सरकार ने रवांडा को $400 मिलियन का $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है। लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है, मतलब 400 मिलियन, हालांकि इसमें से 200 मिलियन पहले से था, 200 मिलियन का और एक्सटेंशन किया गया है। कुल मिलाकर 400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो रवांडा को दी गई है। इसका अर्थ कई मायने में कई हो सकता है, जैसे यदि रवांडा भारत के साथ अपना द्विपक्षीय व्यापार करता है, भारतीय वस्तुओं को मंगाता है, तो उसको $400 मिलियन तक की एक समय के लिए छूट मिल सकती है कि आप ये पैसा बाद में दे देना। एक क्रेडिट कार्ड की तरह ये लिमिट इसके पास होती है। तो यहां पर इस बिंदु को भी आप ध्यान रखना। और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने रवांडा के साथ डिफेंस, ट्रेड और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई समझौते किए। यहां पर वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत सरकार ने डिफेंस, ट्रेड और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये समझौते किए। और ध्यान रखना, जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाती है और उसी क्षेत्र में उस लिमिट का फिर प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये एक प्रकार से भारत सरकार का रवांडा के साथ में द्विपक्षीय व्यापार को स्थापित करने का एक बेहतर प्रयास है, जिसको हमने यहां पर देखा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से एक क्वेश्चन और बन सकता है, और वो है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस अफ्रीकी देश को 200 गाय भेंट की। 200 गाय, 200 काउस, 200 गाय किस को भेंट की, तो उत्तर होगा रवांडा को। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री रवांडा गए तो रवांडा की उसी यात्रा के दौरान उन्होंने रवांडा से खरीदकर, भारत सरकार ने भारत से नहीं लेके गाय, रवांडा से खरीदकर 200 गाय एक गांव को दी। और उस जिस गांव को दी उस गांव का नाम था रिवेरू। ये 200 गाय किस गांव को दी, तो उस गांव का नाम था रिवेरू। इंग्लिश में कहते हैं REWARU। रिवेरू नामक गांव के अंदर एक गौशाला बनाई गई। उस गौशाला के अंदर इन 200 गायों को रखा गया था। फिर वहां से ये गाय एक एक घर में दी जाती है। आप लोग ध्यान रखना कि रवांडा सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गरीबी मिटाने का। उस फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम है गिरिनिका प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम है गिरिनिका प्रोग्राम। आपसे पूछे कि गिरिनिका प्रोग्राम किस देश का प्रोग्राम है,
तो ध्यान रखना, गिरिनिका प्रोग्राम रवांडा सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत रवांडा सरकार ने अपने देश में गरीबी को मिटाने के लिए लगभग हर घर को एक गाय देने का निश्चय किया। जैसे उस एक घर को गाय मिलेगी, यदि उस गाय के बछड़ा होता है तो वो अपने पड़ोसी को देगा। इस प्रकार का एक प्रोग्राम है। और चूंकि हमारे देश में गाय का रुतबा बहुत बड़ा है, गौ हमारे लिए बहुत पूजनीय है, इसलिए भारत में गौ का स्थान प्राचीन काल से है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए भारत सरकार ने सांस्कृतिक रूप से रवांडा के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाना चाहिए। लेकिन जो याद करने वाले बिंदु वो क्या है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को भारत सरकार ने 200 गाय भेंट की? तो उत्तर होगा आपका रवांडा। रवांडा की इस यात्रा के दौरान किस गांव की विजिट, जो एक प्रकार का आइडियल विलेज है रवांडा का, उस गांव का नाम क्या है? तो नाम होगा रिवेरू। फिर उसके बाद में रवांडा सरकार का कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत इस प्रकार से किया जा रहा है? तो उस प्रोग्राम का नाम है गिरिनिका प्रोग्राम, GIRINIKA। गिरिनिका प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना कि इस यात्रा से पहले, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा से एक साल पहले 2017 में भारत एवं रवांडा के बीच में सामरिक समझौता भी हुआ है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2017 में भारत और रवांडा के बीच में सामरिक समझौता भी हुआ है। सामरिक समझौते को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट। ये जो है डिफेंस और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वैसे ध्यान रखना, रवांडा की सीमाएं जो है वो समुद्र के साथ नहीं लगती हैं। ये बिंदु भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। एक और बिंदु है कि रवांडा की संसद और भारत की राज्यसभा के बीच में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डायलॉग को स्टैब्लिश करने के लिए एक समझौता हुआ, जो 70 वर्षों में भारत की राज्यसभा द्वारा किसी देश के साथ किया गया पहला समझौता था। और इस यात्रा को अंजाम दिया वेंकैया नायडू ने। तो यहां ध्यान रखना, रवांडा की संसद और भारत की राज्यसभा के बीच में भी समझौता हुआ। इस प्रकार का भारत की आजादी के बाद यह पहला समझौता था जब राज्यसभा ने किसी देश के साथ यह समझौता किया, ताकि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डायलॉग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत यह समझौता किया गया था। एक और ध्यान रखना, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा जो संगठन है, उस सबसे बड़े संगठन को अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में जो चेयरपर्सन है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो बेसिकली रवांडा के राष्ट्रपति के पास में है। और रवांडा के राष्ट्रपति का नाम मैंने आपको बताया था, पॉल कगामे। पॉल कगामे जो है, जो वर्तमान में रवांडा के राष्ट्रपति है, उन्हीं की अध्यक्षता में 2017 में अफ्रीकन यूनियन की एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें 44 कुल 54 देश है उसमें, लेकिन 44 देशों ने उसमें फ्री ट्रेड के लिए साइन किया, जो एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि यदि भारत और रवांडा के संबंध मजबूत होते हैं तो इस स्थिति में निश्चित रूप से भारत और अफ्रीका यूनियन के संबंध भी मजबूत होंगे। और इस क्रम में भारत और अफ्रीका फोरम की अभी तक 3 बैठक हो चुकी है, जिसमें पहली 2008 में, दूसरी 2011 में और तीसरी 2015 में हुई, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उस दृष्टिकोण से भी ये बिंदु बहुत जरूरी है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट याद रखने होंगे वापस में रिपीट कर देता हूं रवांडा के संबंध में। सबसे पहला बिंदु होगा, रवांडा चर्चा में क्यों रहा? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2018 में जब वो ब्रिक्स की बैठक में भाग लेने जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तो उससे पहले उन्होंने 2 देशों की और यात्रा की। वो 2 देश थे रवांडा और युगांडा। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है और इस देश की जो लोकेशन है वो बेसिकली झीलों के पास में है। जहां पर झीलें हैं, मैं अभी आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट से समझाऊंगा कि उस क्षेत्र को लेक्स एरिया भी कहा जाता है, जहां पर विक्टोरिया, टांगानिका, मलावी,
एल्बर्ट, ये झीलें जो है उसी के पास के एरिया में रवांडा स्थित है। पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा पॉइंट जो है कि जिस समय भारतीय प्रधानमंत्री ने रवांडा की यात्रा की उससे कुछ समय पहले ही रवांडा की यात्रा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी की, और शी जिनपिंग की यात्रा ये बताती है कि रवांडा चीन के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रधानमंत्री ने जब रवांडा की यात्रा की तो ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की देश के आजादी के बाद पहली रवांडा की यात्रा थी, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि पिछले 70 वर्षों में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने रवांडा जैसे देश पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि हमारी कमी की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार जब भारतीय प्रधानमंत्री रवांडा गए तो उन्होंने रवांडा को $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान की, ताकि भारत रवांडा के द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक बेहतर किया जा सके। सबसे बढ़कर कि जब भारतीय प्रधानमंत्री ने रवांडा की यात्रा की तो उन्होंने रवांडा को 200 गायें भी भेंट की, और ये 200 गायें जिस गौशाला में रवांडा में रखी गई थी उस गांव, जो एक आइडियल गांव है, उसका नाम रिवेरू है। और जिस प्रोग्राम के तहत रवांडा की सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और उस फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम जो है गिरिनिका प्रोग्राम है, GIRINIK। उस गिरिनिका प्रोग्राम के अंतर्गत ये गायें भारत सरकार ने रवांडा को भेंट की, जो कहीं ना कहीं, चूंकि भारत में गाय पूजनीय है और गाय का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए भारत रवांडा के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी किया गया ये एक प्रयास है। इसके बाद में आप आगे चलोगे और एक और मैंने बताया कि रवांडा के साथ में दोस्ती करने की एक और हमारा साइड भी है, वो है कि वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन जो है उसकी चेयरमैनशिप जो थी उस समय रवांडा के पास में है, इसलिए रवांडा के माध्यम से अफ्रीकन यूनियन के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इससे पहले 2017 में भारत ने रवांडा के साथ में स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट भी किया था। साथ ही साथ भारत की राज्यसभा ने रवांडा की संसद के साथ जो एग्रीमेंट किया वो भारतीय राज्यसभा द्वारा पिछले 70 वर्षों में किसी संसद द्वारा किया गया पहला समझौता था, उसको भी आप याद रखें। तो ये बिंदु आपको सबके सब रवांडा के संदर्भ में याद रखने हैं। लेकिन कई बार यूपीएससी जो है, जैसे रवांडा चर्चा में रहा, तो जितने करंट के पॉइंट मैंने बताए वहां से हो सकता है एक भी क्वेश्चन न पूछे, लेकिन उसकी बैकसाइड से क्वेश्चन पूछ ले, और बैकसाइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग ध्यान रखना कि रवांडा पूरी दुनिया में इसलिए भी फेमस है, रवांडा की राजधानी है किगाली, रवांडा की राजधानी है किगाली, और रवांडा पूरी दुनिया में एक नरसंहार के लिए फेमस है। उस नरसंहार की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, और शायद आपका दिल दहल जाए उस घटना से, वो था रवांडा नरसंहार, वो था रवांडा नरसंहार। शायद आपने पहली बार इस घटना के बारे में सुना होगा, लेकिन आप यदि YouTube पर केवल रवांडा जिनोसाइड बोल दोगे या रवांडा नरसंहार बोल दोगे तो आपको 1000 से ज्यादा वीडियोस के मिल जाएंगे रवांडा नरसंहार के। है क्या रवांडा नरसंहार, तो उसको ध्यान रखना, थोड़ा सा हमें रवांडा पर ध्यान देना होगा। रवांडा में मुख्यतः 2 ट्राइब्स हैं या 2 जातीय समूह हैं। जो 2 जातीय समूह हैं उसमें से एक है हुत्ती और दूसरा है तुत्सी, हुत्ती एंड तुत्सी। और शायद आपको जानकर ये अचंभा भी हो कि यूपीएससी ने केवल ये क्वेश्चन पूछा एक बार 2000 के आसपास कि हुत्ती और तुत्सी समुदाय के मध्य किस जगह पर सिविल वार चल रहा है, तो उत्तर होगा आपका रवांडा। तो यहां पर ध्यान रखना, रवांडा में मुख्यतः 2 समुदाय हैं, एक समुदाय का नाम है हुत्ती और दूसरे का नाम है तुत्सी समुदाय। हुत्ती समुदाय जो है वो यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है, मतलब ये यहाँ पर बहुसंख्यक है। मेजॉरिटी जो है वो 85% हुत्ती समुदाय की है, 85%। और जो तुत्सी समुदाय है वो यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय है,
वो यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय है। कौन सा? तुत्सी समुदाय, जो माइनॉरिटी है। तो हुत्ती और तुत्सी के बीच में वैसे तो पिछले 70 सालों से लगातार अनबन है, कुछ ना कुछ क्लैश दोनों कम्युनिटीज के बीच में है। जैसे भारत में भी अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कई प्रकार के झगड़े पैदा करने के प्रयास किए। तो ऐसे ही रवांडा जब औपनिवेश था, तब औपनिवेशिक शक्तियों ने यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हुत्सी और तुत्सी समुदाय को खूब आपस में लड़ाया। लेकिन 1990 से लेकर 1994 पर यह हुत्ती और तुत्सी समुदाय के बीच का जो संघर्ष था वो अपने चरम पर आ गया। मतलब हुत्ती समुदाय बहुसंख्यक था, तुत्सी समुदाय अल्पसंख्यक था, लेकिन तुत्सी समुदाय जो था उसका रवांडा के हर क्षेत्र में बोलबाला था। इस बात को हुत्ती पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनके बीच में जो कम्युनल गैप था वो लगातार बढ़ रहा था। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि 1994 की घटना हुई और उस घटना में रवांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति जो एरोप्लेन में थे, उनकी एरोप्लेन क्रैश हो गई। कहते हैं कि उस पर मिसाइल अटैक किया गया था और उसमें ये आरोप लगा, ये एलिगेशन लगा कि उसमें तुत्सी समुदाय शामिल था। मतलब उसको मरवाने में तुत्सी समुदाय का हाथ था। इस घटना के बाद ऐसा कोहराम मचा, मतलब रवांडा के राष्ट्रपति की हत्या जो प्लेन क्रैश में हुई उसके बाद में ऐसा कोहराम मचा कि हुत्ती समुदाय ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय पर हमला कर दिया। और कहते हैं कि 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट में, उस घटना के 20 मिनट में 1000 लोग मारे गए। तो आप लोग 1000 लोग केवल 20 मिनट के अंदर। और उसके बाद ये नरसंहार लगभग 100 दिन तक चला, 100 डेज। और कई वीडियोस में ये दिया हुआ है, कई फैक्चुअल डाटा कहते हैं कि 5 लाख तुत्सी समुदाय के लोगों को मारा गया। कुछ और प्रमाणिक ग्रंथ बताते हैं कि 10 लाख तुत्सियों को मार दिया गया। मतलब हुत्ती और तुत्सी समुदाय के बीच में जो भयंकर झगड़ा हुआ, उस झगड़े में लगभग 10 लाख लोग 100 दिनों में मार दिए गए। ध्यान रखना, जो मैं घटना बता रहा हूं वो मध्यकाल की नहीं है, वो लगभग आज के 25-26 साल पहले की घटना है। और जिस समय घटना हुई उस समय अमेरिका डोमिनेंट था पूरी दुनिया में, अमेरिका सुपर पावर था। लेकिन न तो यूनाइटेड नेशन बोला और न अमेरिका बोला, बल्कि मानवता शर्मसार हो गई जब घर घर के अंदर घुसकर हुत्ती समुदाय ने तुत्सी समुदाय के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा, औरतों के साथ रेप किया गया, बच्चों को मार के खा लिया गया। ऐसी बुरी और दर्दनाक घटना हुई। और ध्यान रखना, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में रवांडा की यात्रा की तो उस यात्रा के दौरान वो उस मेमोरियल पर भी गए जहां पर ये नरसंहार हुआ था, ताकि हम इस प्रकार की घटनाओं को वैश्विक स्तर पर इसकी पुनरावृत्ति न होने दें। अगर हम आज भी एक समुदाय दूसरे समुदाय को मारता है तो इससे घृणित कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मानवता खत्म हो गई। और रवांडा नरसंहार जो है वो मानवता को खत्म करने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। इसलिए चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने रवांडा की यात्रा की, अतः उसी यात्रा से एक नरसंहार चर्चा में आया है जिसे हम कहते हैं रवांडा नरसंहार। तो इस रवांडा नरसंहार किसके बीच में हुआ था? हुत्ती और तुत्सी के बीच में। कब? 1994 में। लगभग 100 दिनों में 10 लाख लोग मारे गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आप यहां पर स्पेशली ध्यान में रखना, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से आ सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस देश की विजिट करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस दूसरे देश की यात्रा की उसका नाम था युगांडा। मतलब सेकंड विजिट उन्होंने किस देश की? युगांडा की यात्रा की। तो यहां पर सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हो तो आप युगांडा को एक बार एटलस में देखिए कि युगांडा की लोकेशन क्या है। युगांडा की लोकेशन क्या है? तो आप एक बार देखिए युगांडा की लोकेशन।
मैं आपको समझाता हूं। तो सेकंड कंट्री जो आपका है वो है युगांडा। युगांडा के बारे में आप ध्यान रखना, युगांडा भी अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है। युगांडा की लोकेशन जो है वो बेसिकली, जब आप युगांडा देखोगे तो युगांडा भी अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि रवांडा के पास में ही है। उसकी लोकेशन भी यहां पर, ये मान लीजिए अगर ये विक्टोरिया झील है तो इस विक्टोरिया झील से लगता हुआ एक देश है जिसका नाम युगांडा है, जिसका नाम युगांडा है। युगांडा और रवांडा दो छोटे से देश हैं लेकिन महत्वपूर्ण बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2018 को रवांडा की यात्रा की और रवांडा के बाद वो युगांडा गए, और युगांडा भी अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये युगांडा की पहली यात्रा नहीं थी। इससे पहले 20 वर्ष पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने युगांडा की यात्रा की थी। हालांकि रवांडा की पहली यात्रा थी, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री ने जब युगांडा की यात्रा की तो इससे पहले वर्ष 2007 में 2007 के अंदर वो युगांडा की यात्रा पर थे जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे तब वो युगांडा गए थे। यहां पर युगांडा के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा। जैसे जब वो युगांडा गए तो उन्होंने युगांडा को $61 लाख की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उनको प्रदान की। भारत ने यहाँ की स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए काफी फोकस किया और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की ताकि कैंसर जैसी बीमारियों से ये देश लड़ सके। यहाँ पर भारत और युगांडा के बीच का जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में है, इसलिए भारत चाहता है कि द्विपक्षीय व्यापार युगांडा के साथ में और अधिक बढ़े ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक लाभ हो। अब जो यात्रा हुई भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की, उससे अलग हटके कुछ बिंदु हम देखते हैं। ध्यान रखना, युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों के अंदर आज भी एक प्रकार का सिविल वार चल रहा है। उस सिविल वार का एक कारण यह भी है कहीं ना कहीं कि युगांडा के अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों के अंदर जो है तानाशाही राष्ट्रपति है। इसी प्रकार युगांडा का एक तानाशाही राष्ट्रपति हुआ जिसका नाम था ईदी अमीन। ध्यान रखना, युगांडा का तानाशाही राष्ट्रपति जो हुआ, जिसके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईदी अमीन जो काफी फेमस था, वो ईदी अमीन किस देश का राष्ट्रपति रहा है? तो उत्तर होगा ईदी अमीन जो है वो युगांडा का राष्ट्रपति रहा। कब से कब तक? 1971 से लेकर और 1986 तक, 1971 से 1986 तक युगांडा का तानाशाही राष्ट्रपति जो था वो कौन था? ईदी अमीन। और ध्यान रखना, ईदी अमीन के टाइम के अंदर भी युगांडा में काफी कत्लेआम हुआ, इसलिए इसका तानाशाही शासन एक प्रकार का ब्लैक स्पॉट माना जाता है। जैसे एक तो मैंने आपको रवांडा पढ़ाया, रवांडा में जो नरसंहार हुआ वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है। इसी प्रकार युगांडा के अंदर जो तानाशाही राष्ट्रपति रहा ईदी अमीन, 1971 से लेकर 1986 तक जो था, उसके समय में काफी तानाशाही वहां पर रही। और आपको उसे जानकर काफी हैरत हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि युगांडा एक ऐसा देश है जहां पर लगभग 80 से 90 हजार इंडियन युगांडा थे। मतलब वे इंडियंस जो युगांडा में जाके बस गए, वहीं के नागरिक बन गए और उनका वहां की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान था कि युगांडा की जो टोटल टैक्स आता था, उस टोटल टैक्स का 90% भारतीय मूल के लोग देते थे। कुल मिला के मैं कह सकता हूं, और उसमें भी भारतीय मूल के सबसे अधिक भारत के किस प्रांत से हैं? तो गुजरात से हैं। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2007 के अंदर यहां पर यात्रा भी इस पॉइंट से की थी क्योंकि वहां के जो एनआरआई हैं वो गुजरात के विकास में बड़ी भूमिका अदा कर सकते थे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति था तो उसने क्या किया कि इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाई ताकि भारतीय मूल के लोग आगे नहीं बढ़ सके। इसलिए कहते हैं कि ईदी अमीन के समय में
भारतीय मूल के लोगों ने युगांडा छोड़ना शुरू कर दिया। कारण कि युगांडा के लोग जो है भारतीय मूल के लोगों पर हमला करते थे और ये भारतीय मूल के जो लोग थे वो युगांडा के बहुत बड़े व्यापारी थे। बाद में क्या हुआ कि ईदी अमीन को हटाकर युगांडा का नया राष्ट्रपति बना योवेरी मुसेवेनी, जो वर्तमान में युगांडा के राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में जो है वो है योवेरी मुसेवेनी जो है वो वर्तमान में युगांडा की राष्ट्रपति हैं। और कब से कब तक? तो 1986 से लेकर अब तक ये है, मतलब काफी लंबे समय से योवेरी मुसेवेनी जो है वो बेसिकली युगांडा के प्रेसिडेंट है। और इनके समय के अंदर भी आपको बता दूं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी क्या है कि युगांडा की सरकार ने भारतीय मूल के लोगों का ज्यादा साथ नहीं दिया। लेकिन खूबसूरती क्या है कि युगांडा और भारत के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो भारत के पक्ष में है। साथ ही साथ यदि हम भारत युगांडा संबंधों को बेहतर बनाते हैं तो युगांडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़कर उनसे आर्थिक निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। तो ये बिंदु भी यहाँ पर ध्यान रखना। साथ ही साथ ध्यान रखना, भारतीय मूल के एक व्यक्ति है सुधीर रूपारेला। भारतीय मूल की व्यक्ति है सुधीर रूपारेला। ये बेसिकली युगांडा के सबसे बड़े पूंजीपति हैं, मतलब सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है भारतीय मूल के सुधीर रूपारेला है, जो $1 बिलियन से अधिक संपत्ति उनकी वहां पर है। तो यहां पर ध्यान रखना, युगांडा जो है उसकी इकोनॉमी के अंदर भारतीय मूल के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बिंदु को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। और युगांडा जो है वो नदियों और झीलों से काफी संपन्न माना जाता है, यहाँ पानी का कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन यदि भारत युगांडा और भारत रवांडा संबंध मजबूत होते हैं तो चीन की भूमिका जो अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ रही है उसको निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भारत अपनी सामरिक स्थिति को भी इस क्षेत्र में मजबूत कर सकता है। ये बिंदु भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके आगे हम बढ़े तो युगांडा और रवांडा के बारे में बहुत सारे बिंदु मैंने बताने का आपको प्रयास किया, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से जब अफ्रीका महाद्वीप की लगातार यात्रा हो रही है तो यहां से अफ्रीका से कुछ ज्योग्राफिकल प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर एटलस लें और युगांडा और रवांडा की लोकेशन देखने के साथ साथ उसको किस तरीके से पढ़ना है उसका मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया उसके बाद में हो सकता है यहां से एग्जाम में प्रश्न आए। ये सामने का पार्ट है, लेकिन इसका बैकफेस्ट जो है वहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। देखो, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन को देखें तो ये हमारा टारगेटेड पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के दो देशों की यात्रा, हालांकि मैंने आज दो ही देश लिए हैं, इसके अलावा भी हम देश लेंगे, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। जिन जिन देशों की यात्रा भारतीय राष्ट्रपति ने और भारतीय पीएम ने की है उसका हम विश्लेषण आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकती है। जरूरी नहीं कि वो भारत के पड़ोसी देशों से पूछे, और यह भी जरूरी नहीं कि जो चर्चा में चल रहा है उसी से पूछे, बल्कि उसका ज्योग्राफिकल पार्ट भी पूछा जा सकता है। तो हम अफ्रीका महाद्वीप को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पीएम ने युगांडा, रवांडा और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों की यात्रा जुलाई 2018 में की। इस कारण से एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। अब इसको प्रश्न को देखें तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखें कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां जब आप देखोगे
तो वहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखने का पूरा पूरा प्रयास यहां पर करेंगे। अब ये अफ्रीका, ये लाल सागर हुआ, ये रेड सी, ये अरब प्रायद्वीप, ये आ गया ईरान और ये भारत। तो सबसे पहले लोकेशन को समझाने का प्रयास मैंने आपके सामने किया। इस साइड में अफ्रीका महाद्वीप की इस साइड में जो महासागर है उससे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, उससे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। आज आप जब मैप देखोगे तब मुझे बताना कि यहां पर पश्चिमी अफ्रीका के इस जगह पर इस खाड़ी का नाम क्या है, ये बिंदु आप देखना। साथ ही साथ आप जब देखोगे अफ्रीका महाद्वीप को एटलस में तो देखने का प्रयास करना कि अगर ये ग्लोब है, ये ग्लोब मतलब पृथ्वी का आदर्श रूप जो है, ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है जिसको हम ग्रीनविच भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन इस प्रकार से है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये जनसंख्या की दृष्टि से भी है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अब भी गुमनामी में है। दूसरा, इस पूरी दुनिया में सबसे संपन्न महाद्वीप अगर है खनिज संसाधनों में तो वो अफ्रीका है, परंतु इसके मानवीय संसाधनों का, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट अब भी नहीं हुआ है। इस कारण अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा किस दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आप देखोगे तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वह पूरे हमारे जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो हर गोलार्ध में है। गोलार्ध कहते हैं हेमिस्फीयर को। जैसे अगर हम ये देखें, इक्वेटर से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर से नीचे दक्षिण गोलार्ध, ग्रीनविच के वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। तो ध्यान रखना अफ्रीका एक ऐसा देश है जो उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों हेमिस्फीयर में है, तो उत्तर होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। वो कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्कवृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिससे कर्कवृत्त, जिससे 0 डिग्री अक्षांश अर्थात इक्वेटर और मकरवृत्त 23.5 डिग्री को कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकरवृत्त। तो ध्यान रखना यहां पर वो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट सर्किल्स या लैटिट्यूड्स गुजरते हैं, वो है कर्कवृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों इससे गुजरते हैं। इसलिए हर प्रकार की क्लाइमेट जो है आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। यहां पर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो था युगांडा और रवांडा। उसमें से एक देश है युगांडा। युगांडा से इक्वेटर गुजरता है, युगांडा से इक्वेटर गुजरता है। तो क्वेश्चन युगांडा के माध्यम से यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से इक्वेटर गुजरता है। नंबर ए नाइजीरिया, बी नाइजर, सी जिम्बाब्वे और डी युगांडा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर एक साथ प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से किन देशों से, किन अफ्रीकी देशों से विषुवत गुजरता है। तो फिर आप यहां से नाम देखते जाइए, ये कौन से देश है
जिनसे गुजरेगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों हेमिस्फीयर में है, चारों गोलार्धों में है, तो अफ्रीका महाद्वीप। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट सर्किल्स गुजरते हैं, लैटिट्यूड्स गुजरते हैं, तो उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। इक्वेटर किन देशों से गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप में, ये आप खुद नाम देखकर टिप्पणी मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछे आपसे, नेक्स्ट, अगर अफ्रीका महाद्वीप का ऊपरी पार्ट आप देखोगे तो यहां पर ये आ गया स्पेन, और उसके बाद यहां पर ये पूरा जो है ये बेसिकली आ गया इजराइल। तो यहां पर जो देखोगे आप, ये आ गया भूमध्य सागर, ये आ गया भूमध्य सागर, जिसको हम कहते हैं मेडिटेरियन सी। आपसे पूछे कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है, तो यहां पर जो जल संधि है उसी का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। उसी का नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट को मेडिटेरियन सी का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर यहां से निकल के यहां पर आओगे तो यहां पर इस भाग को काट करके जो नहर बनाई गई है उसे ही हम कहते हैं स्वेज कैनल। और स्वेज कैनल के बनने से अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा भाग इजराइल के साथ जुड़ गया, मतलब एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ गया, तो उत्तर होगा सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सी जल संधि है जो समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है और जिसके कॉर्नर पर चीन ने अपना एक सामरिक केंद्र स्थापित किया है। ये चाइना का पहला सामरिक केंद्र है, तो उत्तर होगा इस जगह पर जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव। जल संधि का नाम क्या है, बाब अल मंदेव। और बाब अल मंदेव की जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और जिबूती को यमन से अलग करती है। उसी जिबूती के अंदर चाइना ने अपना सामरिक केंद्र स्थापित किया है और भारत सरकार ने पिछले साल ही वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम को हमारे किस पुरस्कार से नवाजा है, पद्म विभूषण से, ये आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब हम चले थोड़ा सा नीचे कि जिस युगांडा और रवांडा की मैंने बात की, वो युगांडा और रवांडा जो है, जिस युगांडा और रवांडा की बात की वो बेसिकली यहां पर है, ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है कि एक क्वेश्चन जो बहुत पहले पूछा गया था एग्जाम के अंदर, वो पूछा गया था ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है। मतलब युगांडा और रवांडा जिस वैली में है उस वैली क्या कहते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहां पर एक झील है, उस झील का नाम है मलावी झील। उस झील का नाम क्या है, मलावी लेक, मलावी झील का नाम है। इस मलावी झील के दक्षिण से होते हुए लाल सागर, ये लाल सागर है, लाल सागर को क्रॉस करते हुए मृत सागर, यहां पर ये डेड सी है, यहां पर डेड सी है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, यहां पर ये एक मृत सागर है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, मृत सागर। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, तो मैंने यहां लिख दिया ग्रेट रिफ्ट वैली। इसी को हिंदी में कहते हैं महान भूभ्रंश घाटी क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि महान भूभ्रंश घाटी क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, तब आपका उत्तर जो होगा वो सबसे पहले आप इसको मैप में देखिए कि इसकी लोकेशन कहां पर आ रही है, फिर आप इसको और बेहतर तरीके से बता सकते हो। तो आपसे पूछे कि महान भूभ्रंश घाटी क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, तो भू मतलब जमीन, भू का मतलब होता है जमीन, और भ्रंश का मतलब होता है दरार पड़ना। भ्रंश का मतलब क्या होता है, दरार पड़ना, और महान का मतलब है बहुत लंबी। तो आप देखिए, महान का मतलब लंबी और जमीन में क्या, दरार। ये दरार प्राकृतिक रूप से पड़ती है, ध्यान रखना। तो ये दरार कहां पर है, मलावी झील के दक्षिण से लेकर
मलावी झील की दक्षिण से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर अर्थात डेड सी तक एक लंबी दरार घाटी है। इस दरार घाटी को अफ्रीका में महान भूभ्रंश घाटी कहा जाता है, ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर रिफ्ट का मतलब ये बीच का पार्ट नहीं है, बल्कि मैंने जो डॉट किए हैं ये दोनों डॉटेड जो है ये बता रहे हैं रिफ्ट को। और जहां जहां पर ये रिफ्ट चौड़ी हुई है वहां पर कई झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे मलावी झील, टांगानिका झील, एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील ध्यान रखना किस देश में, युगांडा के पास में है एल्बर्ट झील, इसलिए इस पास पानी की कोई कमी नहीं। तो यहां पर मलावी झील, टांगानिका झील, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, ऐसे रुडोल्फ झील, ऐसी कई झीलें हैं किसमें, महान भूभ्रंश घाटी के अंदर। सिर्फ क्वेश्चन पूछे ग्रेट रिफ्ट वैली किस महाद्वीप का पार्ट होगा, तो उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में कहां पर, पूर्वी भाग में, कहां से लेकर, मलावी झील के साउथ से लेकर मृत सागर तक फैली हुई है। इस झील में यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप की एक बहुत बड़ी झील है, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप की बहुत बड़ी झील है, और इस बड़ी झील को ही हम कहते हैं विक्टोरिया झील। उसी झील का नाम क्या है, विक्टोरिया झील। और जो हमने झीलें पढ़ रहे हैं उन्हीं झीलों के पास में दो इंपॉर्टेंट देश है, युगांडा और रवांडा, जहां की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री ने की है। इसलिए इनडायरेक्टली आपसे प्रश्न जो है वो यहां से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें हम आगे बढ़े और एक बहुत शानदार क्वेश्चन यहां से बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, विक्टोरिया झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, नंबर 2 सुपीरियर, नंबर 3 फिर उसके बाद कौन सा जाएगी आपकी विक्टोरिया लेक, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सेकेंड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील किस देश में है, ये क्वेश्चन पूछे आपसे। तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील इतनी बड़ी है कि उसकी बाउंड्री 3 देशों से लगती है, और वो 3 देश जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया। आप मैप में जरूर देखना, युगांडा, केन्या और तंजानिया इन 3 देशों से बनती है। इसलिए आपसे एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश से विक्टोरिया झील की सीमा नहीं मिलती, ए युगांडा, बी केन्या, सी तंजानिया और डी रवांडा। तो ध्यान रखना, रवांडा के साथ इसकी सीमाएं नहीं लगती है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था और वो था कि निम्नलिखित में से कौन सी झील महान भूभ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। तो उत्तर आपका होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वो महान भूभ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि विक्टोरिया झील तब से है जब ये भ्रंश घाटी नहीं थी। फिर आपका क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस झील से विषुवत हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो विषुवत जो है 0 डिग्री जो है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वो इक्वेटर किस झील से गुजरता है, तो गुजरता है वो विक्टोरिया झील से। तो इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं किससे, युगांडा से, और युगांडा के टच में है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया से बन सकते हैं, और विक्टोरिया के टच में है ग्रेट रिफ्ट वैली, तो ग्रेट रिफ्ट वैली से बन सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन की बात हम और करना चाहेंगे, और वो अंतिम क्वेश्चन क्या है कि जब हमने इतनी बात की तो थोड़ी सी बात हम और करें। और बात क्या की हमने कि हमने आज पढ़ा युगांडा और रवांडा, उसमें से एक इंपॉर्टेंट लेक कंट्री है युगांडा, जो कई झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो पानी में काफी संपन्न माना जाता है। उस युगांडा की सीमा किसके साथ लगती है, तो युगांडा की सीमा लगती है किसके साथ में,
विक्टोरिया झील के साथ। और विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा लगती है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन 3 देशों से इसकी बाउंड्री मिलती है। आप भी एक बार एटलस में जरूर देखना। अब विक्टोरिया झील जो है, जिसकी बाउंड्री युगांडा से लगती है और हम युगांडा पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कुछ और प्रश्न भी यहां पर बन सकते हैं। जैसे विक्टोरिया झील से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील। मतलब दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी, और नील के 2 धाराओं से मिलकर बनती है नील, व्हाइट नील और ब्लू नील। ये नील की 2 धाराएं हैं। लेकिन नील नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील मानी जाती है? तो उत्तर होगा आपका विक्टोरिया झील। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पर एक झील है टाना झील। उस टाना झील के पास से आके मिलती है एक और झील, जिसको हम कहते हैं और नदी, जिसका नाम है ब्लू नील। ब्लू नील। तो देखिए, युगांडा से बाउंड्री मिल रही है। ये मान लीजिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है युगांडा। युगांडा से सीमा मिलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? तो उत्तर होगा नील नदी का। नील नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनती है? तो 2 धाराओं से, व्हाइट नील और ब्लू नील। और व्हाइट नील और ब्लू नील का जो संगम है वो किस जगह पर होता है? इन दोनों नदियों का संगम। तो इनका संगम जो है वो बेसिकली खार्तूम के अंदर होता है। इन दोनों का संगम खार्तूम में होता है। आपसे फिर क्वेश्चन आएगा कि सर खार्तूम किस देश की राजधानी है? तो खार्तूम जो है बेसिकली सूडान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी। हमने दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान को अलग से पढ़ेंगे, एक टॉपिक उसका भी होगा, और उसको मैं पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि दारफुर क्राइसिस क्या है, दक्षिण सूडान क्या है, और भारत सरकार ने दक्षिण सूडान में भी कौन सा ऑपरेशन वहां पर चलाया था, उसको भी हम वहां पर बहुत बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप देखिए, युगांडा की सीमा मिलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से ही निकलती है नील नदी। नील नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील जो है वो निकलती है विक्टोरिया से, और ब्लू नील निकलती है टाना झील के पास इथोपिया से। इन दोनों नदियों का संगम होता है खार्तूम से। उसके बाद नील नदी आगे बढ़ती है, और नील नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी समय वो एक बहुत बड़े डेजर्ट को क्रॉस करती है। नील नदी बहुत बड़े डेजर्ट को क्रॉस करती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उस डेजर्ट का नाम क्या है। प्लीज आप बताइए कि उस डेजर्ट का नाम क्या है जिसको नील नदी पार करती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, यहां पर ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। दुनिया की सबसे बड़े डेजर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी का नाम है सहारा मरुस्थल, जिसको क्या कहेंगे? सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल को पार करती है कौन? नील नदी। और नील नदी का जो डेल्टा बनेगा, जो उपजाऊ क्षेत्र बनेगा, वो सबसे उत्तर में बनेगा, क्योंकि नदी ऐसे जा रही है ऊपर की ओर। तो यहां पर ये जो देश है, यहां पर मैंने किया, इसी देश का नाम है इजिप्ट। और इजिप्ट का ही फेमस नाम कौन सा है? मिस्र नाम है। तो ध्यान रखना, नील नदी अपना सबसे उपजाऊ क्षेत्र कहां बनाती है? तो उत्तर होगा मिस्र में। इसलिए कहते हैं नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? द गिफ्ट ऑफ रिवर नील। तब आपका उत्तर आएगा मिस्र को। वहां पर भी आपको ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला होगा, पहला कि नंबर 1, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, जिसकी सीमाएं युगांडा, केन्या और तंजानिया से मिलती है। और दूसरा, नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है, जो नील नदी का इंपॉर्टेंट डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है, सहारा का बगीचा किसे कहते हैं? तो सहारा का बगीचा बेसिकली
इजिप्ट को कहते हैं, जो नील नदी के कारण बहुत अधिक हरा भरा है। और नील नदी के मुहाने पर कौन सा सिटी बसा हुआ है? तो यहां पर शहर बसा हुआ है एलेक्जेंड्रिया। और एलेक्जेंड्रिया जो है वो मिस्र में है और प्रसिद्ध सम्राट सिकंदर की राजधानी था। सिकंदर की राजधानी एलेक्जेंड्रिया किस नदी के मुहाने पर है? तो उत्तर होगा आपका नील नदी के मुहाने पर। और मिस्र की राजधानी कौन सी है? तो मिस्र की राजधानी जो है वो बेसिकली है काहिरा। और काहिरा को कहते हैं केरो, और केरो भी कहां पर है? तो बेसिकली होगा आपका नील नदी के किनारे पर। ध्यान रखना, युगांडा के पास में एक देश और है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर ये कांगो के जंगल, और कांगो के जंगल जो है वो दुनिया में सबसे घने जंगलों में से एक है, सेलवाज और कांगो के जंगल। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र से जब विषुवत गुजरता है तो विषुवत गुजरने के कारण ये क्षेत्र वो है जहां सबसे अधिक गर्मी है। जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां पर वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां बारिश ज्यादा होगी, जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पर घने वन होंगे, और उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। इसलिए युगांडा, रवांडा किस क्षेत्र में आएंगे? युगांडा और रवांडा ये आएंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जबकि दक्षिण अफ्रीका किस में आएगा? दक्षिण अफ्रीका जो तीसरा होगा वो यहां आएगा। वो किस में आएगा? वो आएगा शीतोष्ण कटिबंध में, टेम्परेट जोन में। जबकि ये दोनों किस में आएंगे? आपका युगांडा और रवांडा ये बेसिकली आएंगे ट्रॉपिकल जोन के अंदर। ये आएंगे ट्रॉपिकल जोन में। हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि सही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजधानियां दे दे और एक तरफ आपको ऊंट दे दे। जैसे रवांडा आगे दे दे किगाली, युगांडा कंपाला, दक्षिण अफ्रीका तस्वानी। अगर ये पढ़ रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इजी सॉल्व करना, और नहीं पढ़ रखा है तो उसको आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप यूपीएससी प्री एग्जाम दे रहे हो तो जब अंतरराष्ट्रीय संबंध आप पढ़ोगे तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अलग करके मत पढ़िए ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से। क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है कि उस सामान्य प्रश्न को ही जटिल बनाती है। और सामान्य प्रश्न क्या है कि युगांडा की राजधानी कंपाला है, रवांडा की राजधानी किगाली है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इनको पढ़ते नहीं हैं तो राजधानी हमारे लिए पहाड़ बन जाती है और हम सही सूची को सही सूची से नहीं मिला पाते हैं, और वहां पर छोटे छोटे नंबर हम गंवा देते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि मैंने इतना आपको आईआर पढ़ाने का प्रयास किया और उसमें मैंने लगातार इस बात पे बल दिया है कि जब भी आप आईआर पढ़ो, अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ो, तो उस अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ आप उसका पूरा ज्योग्राफिकल और फिजिकल पार्ट को देखने का प्रयास करें, ताकि साथ साथ में पार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि पूरी ज्योग्राफी आईआर से रिलेट होकर आ जाए। और इसी प्रकार जब हम भारत का भूगोल पढ़ें तो भारत की समसामयिकी को जोड़ के पढ़ें, मतलब भारत की समसामयिकी को भारत के भूगोल के साथ में जोड़ के पढ़ें। जैसे मान लीजिए काला पानी और लिपू लेक चर्चा में है, भारत के किस राज्य में है, उत्तराखंड की सीमाएं किससे मिलती है, मिजोरम क्यों चर्चा में है, तो उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो मेरी भी यही सोच होगी और यही वर्क होगा कि मैं जितने भी आपको राज्य और देश बताऊं वो देश आपको करंट के साथ जोड़कर उसको ज्योग्राफी के साथ अटैच करके बताऊं, ताकि यूपीएससी में आने वाले कैसे भी प्रश्न को आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सको। तो आज मैंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2018 में रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उसमें से मैंने 2 देश आज आपके सामने लिए। फिर हम कल जो है फिर एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर होंगे। आज आपका पार्ट इतना ही होगा। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से युगांडा और रवांडा को मैप पर करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि मेरे बोलने के अंदर, बोलने में मैं कुछ जैसे मानो बोल दिया 2018
और लिखने में 1918। तो थोड़ा सा आप वहां पर कॉमन सेंस का जरूर प्रयोग करें। जैसे कल मैंने जब बताया था आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास के अंदर, तो मैंने कहा था कि 1918 में 3, तो वहां मुझे बोलना चाहिए 2018, मैंने 2018 बोला लेकिन लिख दिया 1918। तो वहां पर आप पूरी उस स्टोरी को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर यहाँ पर 2018 ही बोले हैं। तो उसको भी आप करें और फिर भी कुछ हो तो आप मुझे बताने का जरूर प्रयास करें। कुछ लोग जो है लगातार मुझे कह रहे हैं कि सर आंसर राइटिंग मेंस के लिए, मैंने कहा कि स्पेशली अभी जो है वो यूपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस कराई जा रही है। हमारा पूरा एक कोर्स अलग से होगा जो यूपीएससी मेंस पर होगा। जब मेंस का होगा तो हम पूरे शेड्यूल को मेंस के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे कि आपके किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।